और आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो मतलब आम लोगों की नज़रों से बहुत दूर है, लेकिन जिसका असर हम सब की दुनिया पर बहुत गहरा पड़ता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस छिपी हुई दुनिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। हाँ, आज हम एक बेहद विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में गोता लगाने वाले हैं। हमारा विषय है दुनिया के सबसे क्रूर और ताकतवर ड्रग कार्टेल, जिसे CJNG या जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल कहा जाता है। उसके प्रमुख एल मेंचो का अंत। और इसके साथ ही हम इस रिपोर्ट के आधार पर ड्रग्स के इस काले साम्राज्य की पूरी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। और हमारा आज का मिशन सिर्फ एक अपराधी की मौत की मतलब कोई सनसनीखेज खबर देना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सा गरीब किसान दुनिया की कई असली सेनाओं से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। और क्या सिर्फ कार्टेल के मुखिया को मार देने से ड्रग्स की ये समस्या वाकई खत्म हो जाती है? ये रिपोर्ट कार्टेल्स के इतिहास, उनके अर्थशास्त्र और मेक्सिको अमेरिका के बीच चलने वाले इस खरबों डॉलर के ड्रग ट्रेड का बहुत गहराई से विश्लेषण करती है। सही कहा। जो लोग दुनिया की जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की चर्चा बहुत ही अहम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम इसे सिर्फ अपराध के चश्मे से देखते हैं तो हम इसके पीछे के पूरे इकोनॉमिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, तो बिना किसी देरी के इस कहानी के सबसे ताज़ा घटनाक्रम पर आते हैं। उस सुबह का दृश्य सोचिए जब ऑपरेशन तपालपा को अंजाम दिया गया। स्रोतों के अनुसार ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद खतरनाक और असली मिलिट्री ऑपरेशन था। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बहुत ही सटीक जानकारी दी थी और उस जानकारी के आधार पर मेक्सिको की सशस्त्र सेनाओं ने तपाल्पा नाम के एक छोटे से गांव को पूरी तरह से घेर लिया। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि तपाल्पा कोई बड़ा शहर नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ कार्टेल की पैठ बहुत बहुत ज्यादा गहरी है। सेना को पता था कि वहाँ जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। और हुआ भी वही। वहाँ भारी गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायर किए गए और इस भीषण गनफाइट के बीच दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक एल मेंचो को जिंदा पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पता चला कि गोलीबारी में उसे गोली लग गई थी। हाँ, और स्थिति इतनी गंभीर थी कि सेना उसे सड़क के रास्ते ले जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे तुरंत वहां से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मौत के तुरंत बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जैसे ही ये खबर जमीन पर पहुंची, मेक्सिको की सड़कों पर जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। मतलब आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब इतना बड़ा अपराधी मारा जाता है तो उसका संगठन कमजोर पड़ जाएगा, गुंडे डर कर छुप जाएंगे। लेकिन एल मेंचो की मौत के बाद बिल्कुल उलट हुआ। कार्टेल के सदस्यों ने छुपने के बजाय पूरे मेक्सिको में एक तरह से खुले युद्ध की घोषणा कर दी। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि उन्होंने सड़कों पर बड़े बड़े ब्लॉकेड लगा दिए। दर्जनों बसें, ट्रक और गाड़ियां सरेआम जला दी गईं ताकि सेना और पुलिस की आवाजाही को रोका जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स तक पर कब्जा करने की कोशिश की और खुली गोलीबारी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने आम नागरिकों को खुली चेतावनी दी कि कोई भी सड़क पर नजर न आए। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, ये एक सीधा शक्ति प्रदर्शन था। सरकार को उनका संदेश था कि उनका मुखिया भले ही मारा गया हो, लेकिन उनके हथियार और उनकी ताकत अभी भी जस की तस है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो आदमी मेक्सिको की सड़कों पर इस कदर आग लगा सकता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना बहुत ही स्रोतों से जो जानकारी मिली है वो किसी को भी चौंका सकती है। बिल्कुल। एल मेंचो जन्म से कोई बड़ा माफिया डॉन या क्राइम सिंडिकेट का वारिस नहीं था। वो तो एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से था। बचपन में वो खेतों में एवोकेडो उगाने का काम करता था। हाँ, जिसे मेक्सिको में ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है। लेकिन उस समय उसके परिवार की गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और यहीं से अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ता है। स्कूल छोड़ने के बाद वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अवैध रूप से बॉर्डर पार करके अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंच गया। और वहां उसने जीवन यापन के लिए हेरोइन बेचना शुरू किया, लेकिन जल्दी पुलिस की पकड़ में आ गया। लेकिन यहाँ सिस्टम की खामी देखिए। हेरोइन बेचने के बावजूद उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली और 3 साल बाद उसे डिपोर्ट करके वापस मेक्सिको भेज दिया गया।
और इसके बाद की कहानी तो हाँ, इसके बाद जो हुआ वो किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। रुको, मतलब क्या अमेरिका से डिपोर्ट हुआ एक मुजरिम मेक्सिको आकर कुछ ऐसा बन गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद वो सजायाफ्ता अपराधी मेक्सिको वापस आता है और पुलिस विभाग में शामिल हो जाता है। और वो सिर्फ एक आम हवलदार नहीं, वो बाकायदा एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी बैंक लुटेरे को ही बैंक का सुरक्षा प्रभारी बना दें। एक ड्रग डीलर सीधा पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है? ये मेक्सिको के उस समय के सिस्टम और वहां फैले अथाह भ्रष्टाचार की सबसे डरावनी सच्चाई थी। पुलिस में रहते हुए एल मैंचो ने सिस्टम की कमजोरियों को बहुत करीब से समझा। ऑपरेशन कैसे प्लान होते हैं, मुखबिर कैसे बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली उसने सब अंदर से देखा और जब उसे लगा कि उसने सिस्टम की हर बारीकी को समझ लिया है तो उसने वर्दी उतार दी। और वो वापस ड्रग्स की दुनिया में लौट आया, लेकिन इस बार एक छोटे सिपाही या फुट सोल्जर के रूप में। और उसी अनुभव और क्रूरता ने उसे धीरे धीरे सीजेएनजी कार्टेल का मुखिया बना दिया। एक स्कूल ड्रॉप आउट का दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम मशीन का बॉस बनना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक सवाल बहुत गहराई से उठाया गया है, ये कार्टेल्स रातों रात इतने आधुनिक नहीं हो गए। बिल्कुल नहीं, इनकी एक पूरी विकास यात्रा रही है। रिपोर्ट में पाब्लो एस्कोबार से लेकर एल मेंचो तक के सफर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, अगर हम 1980 के दशक की बात करें तो उस दौर में सबसे बड़ा नाम था पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया से अमेरिका तक कोकीन की तस्करी उसने अपनी एक रॉबिन हुड छवि बना रखी थी। वो गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाता था। हाँ, ताकि जब पुलिस आए तो लोग उसके बचाव में खड़े हो जाएं। लेकिन जब एस्कोबार मारा गया तो उसके बाद आए कैली कार्टेल ने ये रॉबिन हुड वाली छवि छोड़ दी। उन्होंने समझ लिया था कि सड़कों पर मशहूर होना खतरनाक है। सही कहा। इसलिए वे किसी गैंग की तरह नहीं बल्कि एक बेहद सफल कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह काम करते थे। उनका अकाउंटिंग सिस्टम, वकीलों की फौज, वो ड्रग्स की दुनिया का वॉल स्ट्रीट थे। लेकिन फिर ये पूरा हब कोलंबिया से मेक्सिको शिफ्ट हो गया, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से मेक्सिको से अमेरिका की सीमा लगती है। यहाँ सिनेलोआ कार्टेल का उदय हुआ जिसका लीडर था एल चैपो। एल चापो तो एक सीईओ की तरह काम करता था। वो सुरंगों का मास्टर था। हाँ, जेल से भागने के लिए वातानुकूलित सुरंगें, सबमरीन का इस्तेमाल। लेकिन 2016 में जब एल चापो को गिरफ्तार करके अमेरिका भेज दिया गया, तब जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ उसे भरने के लिए सीजेएनजी सामने आया। और यही सीएनजी को बाकी सबसे अलग बनाता है। ये कोई बिजनेस या रॉबिनहुड गैंग नहीं है, ये पूरी तरह से एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके पास आम गैंगस्टर्स वाले पिस्तौल नहीं है। इनके पास मिलिट्री ग्रेड हथियार, आर्मर्ड व्हीकल्स और वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं। यहाँ तक कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हैं। आप सोच कर देखिए, एक ड्रग कार्टेल जो हेलीकॉप्टर मार गिरा सकता है। हाँ, उन्होंने पहले ऐसा किया भी है। कई देशों के असली सेनाओं के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं होते। इनकी रणनीति है ओपन वॉरफेयर, यानी खुला युद्ध। तो इस सब का असल मतलब क्या है? कोई भी कार्टेल बिना अथाह पैसे के इतनी बड़ी सेना खड़ी नहीं कर सकता। तो आखिर ये इतना पैसा कहाँ से रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है डिमांड और सप्लाई। ड्रग्स की सबसे ज्यादा मांग अमेरिका में है क्योंकि वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी सबसे अधिक है। जब तक वहां बाजार है, ये पैसा छापते रहेंगे। लेकिन उनका बिजनेस मॉडल अब बदल चुका है। वो अब कोकीन या मारिजुआना पर निर्भर नहीं है। उनका पूरा फोकस सिंथेटिक ड्रग्स पर है, जैसे मेथेम्फेटामाइन और फेंटेनाइल। ऐसा क्यों? मतलब सिंथेटिक ड्रग्स ही क्यों? इसे ऐसे समझिए कि कार्टेल ने अब खेती छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। मारिजुआना उगाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए। पुलिस सैटेलाइट से खेत देखकर उन्हें नष्ट कर सकती है। हाँ, खेतों को छुपाना तो नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन फेंटेनाइल को किसी भी शहर के एक छोटे से बेसमेंट या गैराज में केमिकल्स मिलाकर बनाया जा सकता है। और इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। हाँ, एक छोटे से बैकपैक में इतना फेंटेनाइल आ सकता है जो पूरे एक शहर को नशे में डुबा दे। इसलिए इसे स्मगल करना बहुत आसान है और मुनाफा कई 100 गुना ज्यादा है। और यहीं पर हमारे स्रोतों से एक बहुत ही हैरान करने वाला ग्लोबल करेक्शन सामने आता है। ये सिंथेटिक ड्रग्स बिन तो मेक्सिको में रहे, लेकिन इसमें चीन और भारत का क्या रोल है? फेंटेनाइल बनाने के लिए जिन रसायनों की जरूरत होती है, जिन्हें प्रिकर्सर केमिकल्स कहते हैं, वो मुख्य रूप से चीन और भारत की केमिकल कंपनियों से मंगाए जाते हैं।
रिपोर्ट में उस घटना का जिक्र है, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वाली घटना। जी, ग्रेटर नोएडा में एक पूरी लेबोरेटरी पकड़ी गई थी और हैरानी की बात यह है कि उस लैब को सीधे तौर पर मेक्सिको के कार्टेल मेंबर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मतलब मेक्सिको के अपराधी दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्री किराए पर लेकर रसायन बनवा रहे हैं और वहां से वो रसायन सीधे मेक्सिको भेजे जा रहे थे। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। दुनिया भर की सप्लाई चेन कैसे जुड़ गई है? ये सिर्फ एक लोकल समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन है। और सीजेएनजी अब सिर्फ ड्रग्स पे निर्भर नहीं है। वे एवोकाडो किसानों से जबरन वसूली करते हैं, तेल पाइपलाइनों से फ्यूल की चोरी करते हैं। एक तरह से वो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि फेंटोनाइल क्राइसिस के कारण 2025 में अमेरिका ने सीजेएनजी को आधिकारिक तौर पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। और अब इस ताज़ा ऑपरेशन के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आई हैं। स्रोतों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एक शानदार विकास कहा है और मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इसे एक असाधारण सफलता करार दिया है। देखिए, हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी राजनीतिक बयान का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तथ्य रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? अमेरिका और मेक्सिको दशकों से जिस किंगपिन स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं, यानी कार्टेल के मुखिया को मार गिराओ और संगठन खत्म हो जाएगा, क्या यह नीति वाकई काम कर रही है? रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहानी कहती हैं। पाब्लो एस्कोबार मारा गया, एल चापो जेल में है और अब एल मेंचो भी मारा गया। लेकिन क्या अमेरिका में ड्रग्स का आना बंद हुआ? नहीं, और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी विफलता है। ये तो छिपकली की पूंछ काटने जैसा है, एक काटो दूसरी उगाती है। जब आप मुखिया को मारते हैं तो आप समस्या हल नहीं करते, बल्कि एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर देते हैं। एल मेंचो की मौत के बाद सीजेएनजी गायब नहीं होगा, उसके कमांडरों के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा और सड़कों पर हिंसा बढ़ जाएगी, जैसा हमने ऑपरेशन तपाल्पा के बाद देखा। और सबसे बड़ी बात, सप्लाई चेन बिल्कुल सुरक्षित रहती है। चीन और भारत से रसायन आना, मेक्सिको में फेंटेनाइल। जाहिर है, जो फुट सोल्जर सड़क पे ड्रग्स बेच रहे हैं वो अपने बॉस की मौत के शोक में धंधा थोड़ी बंद करेंगे। बिल्कुल, अरबों डॉलर का बाजार उनका इंतजार कर रहा है। जब एक एल मेंचो जाता है तो दूसरा एल मेंचो हथियारों के साथ तैयार खड़ा होता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो साफ है कि एल मेंचो का मारा जाना केवल एक घटना है, समाधान नहीं। एक किसान से कार्टेल बॉस बनने की उसकी कहानी दिखाती है कि ये सिस्टम कितनी गहराई तक सड़ चुका है। और जब तक बड़े बाजारों में ड्रग्स की भारी मांग और पैसा है, सप्लाई करने वाले नए रास्ते खोज ही लेंगे। ये जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया में सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। और मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। अगर सेनाओं का इस्तेमाल, हथियारों की होड़ और सरगनाओं को मारने की ये नीति लगातार फेल हो रही है, तो क्या कार्टेल को हराने का असली तरीका हथियारों की दुनिया से बिल्कुल बाहर है? क्या इस युद्ध को जीतने का एकमात्र रास्ता इकोनॉमिक्स और हेल्थ केयर में छिपा है, जहां बेहतर इलाज और रिहैब से उस मांग को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है और जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए।